नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी ने कोलकाता में लगभग 18,680 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। वहीं पीएम मोदी ने पुरुलिया आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई और अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पश्चिम बंगाल के 6 पुनर्निर्मित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन भी किया। पीएम मोदी ने कहा कि यहाँ की निर्मम सरकार ने बंगाल के युवाओं को पलायन का अभिशाप दिया है। बंगाल के युवा प्रतिभा में सबसे आगे हैं, मेहनत में सबसे आगे हैं, लेकिन आज हालात क्या हैं? यहाँ का युवा न डिग्री ले पा रहा है और ना ही उसे रोजगार मिल रहा है। पहले कांग्रेस, फिर कम्युनिस्ट और अब टीएमसी, ये लोग एक के बाद एक आते रहे और अपनी जेबें भरते रहे और बंगाल में विकास कार्य ठप रहे। टीएमसी सरकार में नौकरियां खुलेआम बेची जा रही हैं, भर्तियों में घोटाले हो रहे हैं। अब समय आ गया है कि हालात बदले जाएं। यहाँ की निर्मम सरकार ने बंगाल के युवाओं को पलायन का अभिशाप दिया है। आप सब जानते हैं, बंगाल के युवा प्रतिभा और हुनर में सबसे आगे है। बंगाल के युवा मेहनत करने में सबसे आगे है। बंगाल एक समय पर पूरे भारत के विकास को गति देता था। बंगाल व्यापार और उद्योगों में सबसे आगे था, लेकिन आज हालत क्या है? यहां का युवा ना डिग्री ले पा रहा है और ना ही उसे रोजगार मिल रहा है। आपके बेटे बेटियों को काम की तलाश में दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ता है। साथियों, पहले कांग्रेस, फिर कम्युनिस्ट और अब टीएमसी, ये लोग एक के बाद एक आते रहे, अपनी जेबें भरते रहे और बंगाल में विकास के काम ठप पड़े रहे। वहीं पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पीएम मोदी की रैली से पहले बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में विवाद हुआ। गिरीश पार्क एरिया में दोनों ग्रुप ने एक दूसरे पर पत्थरबाजी की। पुलिस ने भीड़ को खदेड़ा। पश्चिम बंगाल में उद्योग, वाणिज्य और उद्यम मंत्री शशि पंजा ने आरोप लगाया कि झड़प के दौरान मुझ पर ईंट मारी गई। बीजेपी गुंडी नहीं है, हत्यारी है। शशि पंजा यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने कहा कि यहीं पर घर भी है। उनके घर का वीडियो सामने आया है जिसमें टीएमसी के कई घायल कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। पुलिस से घिरी शशि पंजा सीढ़ियों से उतरती हुई दिखाई दे रही हैं। डॉक्टर शशि पंजा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने बायकॉट बीजेपी का बैनर देखा, उसे फाड़ दिया और इसके बाद तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों के साथ मारपीट की। उन्होंने कहा कि इसके बाद इलाके में पथराव शुरू हो गया, जिससे अफरा तफरी मच गई। तो पीएम मोदी ने असम के सिलचर में शिलोंग सिलचर कॉरिडोर का भूमि पूजन किया, जो उत्तर पूर्वी भारत का पहला एक्सप्रेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड 4 लेन हाई स्पीड कॉरिडोर है। उन्होंने कैपिटल पॉइंट के पास ट्रंक रोड से सिलचर के रंगीर खारी पॉइंट तक NH 306 पर बनने वाले एलिवेटेड कॉरिडोर चरण 1 का भूमि पूजन भी किया। इसके अलावा करीमगंज जिले के पथारकंडी में एक नए कृषि महाविद्यालय की आधारशिला रखी गई। पीएम मोदी ने असम दौरे के दूसरे दिन सिलचर में कहा कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में असम के युवाओं को गुमराह किया, उन्हें हिंसा और आतंकवाद के रास्ते पर धकेला, लेकिन आज ये राज्य अवसरों का सागर है। पीएम ने बताया कि कांग्रेस ने असम को फूट डालो राज करो नीति में रखा। आज असम खुला आसमान है। असम भारत के सेमीकंडक्टर सेक्टर का अहम हिस्सा बन रहा है। राज्य ने सरकारी नौकरियों के रास्ते खोल दिए हैं। लेकिन साथियों, जैसे कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट को अपने हाल पर छोड़ दिया था, ठीक वैसे ही बराक वैली को भी बेहाल करने में कांग्रेस की बहुत बड़ी भूमिका रही है। जब देश आजाद हुआ तो कांग्रेस ने ऐसी बाउंड्री खींचने दी
जिसे बराक घाटी का समंदर से संपर्क ही कट गया, जो बराक वैली कभी ट्रेड रूट के रूप में, एक औद्योगिक केंद्र के रूप में जानी जाती थी, उस बराक वैली से उसकी ताकत ही छीन ली गई। आजादी के बाद भी दशकों तक कांग्रेस की सरकारें रही, लेकिन बराक घाटी के विकास के लिए कुछ खास नहीं हुआ। साथियों, बीजेपी की डबल इंजन सरकार इस स्थिति को बदल रही है। हम बराक घाटी को फिर से व्यापार कारोबार का बड़ा हब बनाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। लेकिन साथियों, वहीं पश्चिम एशिया संकट के कारण गैस की कमी का सामना कर रहे भारत को आज बड़ी राहत मिली है। भारत के 2 मालवाहक जहाज शिवालिक और नंदा देवी ने ईरान इजरायल युद्ध के कारण बेहद खतरनाक हो चुके होर्मुज स्ट्रेट को पार कर लिया है। दोनों पर बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस लदी हुई है, जिसके जल्द ही भारत पहुंचने की उम्मीद है। शिवालिक पर करीब 40,000 मैट्रिक टन गैस लदी है। नंदा देवी पर बड़ी मात्रा में सप्लाई है। इसके बाद भारत में गैस सप्लाई कुछ हद तक सुधरने की उम्मीद है। यह भारत की एक बड़ी कूटनीतिक सफलता मानी जा रही है। दोनों जहाज़ों पर तिरंगा लगा हुआ है। यह बता रहा है कि जहां एक और कई अन्य देश होर्मुज स्ट्रेट से अपने जहाज़ों को निकाल पाने में असफल रहे हैं, वहीं भारत ने अपने 2 जहाज़ों को सफलतापूर्वक यहां से निकाला है। इसका श्रेय धैर्यपूर्ण कूटनीतिक पहल और भारत के ईरान समेत इस क्षेत्र के सभी देशों से अत्यंत सौहार्दपूर्ण संबंधों को दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत के बाद यह बड़ी सफलता मिल सकी है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पंजाब के दौरे पर हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मोगा पहुंचे। अमित शाह ने जनसभा को संबोधित भी किया। अमित शाह ने कहा कि आम आदमी पार्टी में नशे का कारोबार खत्म करने का दम नहीं है। कांग्रेस और अकाली तो पहले भी थे, वो भी नहीं रोक पाए। नशे का कारोबार सिर्फ बीजेपी रोक सकती है। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप फरवरी 2027 में आशीर्वाद दें। 2 साल में हम नशे के कारोबार को मूल समेत उखाड़ फेंकेंगे। भाइयों बहनों, मैं आज पंजाब की जनता को कहने आया हूं, एकदम कम नहीं है आप पार्टी में नशे का कारोबार समाप्त करने का। और कांग्रेस और अकाली तो पहले ही थे, इन्होंने नहीं रोक पाए। नशे का कारोबार अगर कोई रोक सकता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी रोक सकती है। और मैं आज वादा कर कर जाता हूं आपसे। हमने कहा था धारा 370 हटाएंगे, हटा दी। आतंकवाद भी आज अंतिम सांसें गिन रहा है। हमने कहा था नक्सल मुक्त करेंगे, देश नक्सल मुक्त होने जा रहा है। और आज कहकर जाता हूं पंजाब को, आप फरवरी में आशीर्वाद दे दीजिए। 2 साल में हम पंजाब से मूल समेत नशे के कारोबार को उखाड़ कर फेंक। वहीं लद्दाख में भड़की हिंसा के बाद हिरासत में लिए गए सामाजिक कार्यकर्ता और इंजीनियर सोनम वांगचुक को केंद्र सरकार ने रिहा करने का फैसला किया है। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत उनकी हिरासत को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। सोनम वांगचुक को लद्दाख में कुछ महीनों पहले हुई हिंसा के आरोपों के बाद हिरासत में लिया गया था और वो पिछले कई महीनों से पुलिस की निगरानी में थे। सरकार का कहना है कि यह फैसला लद्दाख में शांति और स्थिरता का माहौल मजबूत करने और सभी पक्षों के साथ रचनात्मक संवाद को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया। सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि सरकार लद्दाख में शांति, स्थिरता और आपसी विश्वास का वातावरण बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि सभी हितधारकों के साथ सार्थक बातचीत संभव हो सके। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए और सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद गृह मंत्रालय ने सोनम वांगचुक की हिरासत खत्म करने का निर्णय लिया है। वहीं पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच एक बार फिर से हमले शुरू हो गए हैं। दोनों देश एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। अफगानिस्तानी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि शुक्रवार को उनके एयरफोर्स ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान के एक सैन्य ठिकाने पर हमला कर दिया। अफगान रक्षा मंत्रालय ने यह दावा एक्स पर एक पोस्ट में किया है। बता दें कि दोनों के बीच डूरंड लाइन को लेकर विवाद तेज हो गया है। उन्होंने कहा कि हमले में वहां मौजूद पाक सैन्य ठिकाना तबाह हो गया। इस दौरान पाकिस्तान के 14 सैनिक भी शहीद हुए, वहीं अन्य 11 घायल हो गए। इसके साथ ही एक
बख्तरबंद टैंक और एक अंतर्राष्ट्रीय वाहन को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। अफगानी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि यह कार्रवाई उन्होंने पाकिस्तानी सैन्य शासन द्वारा किए गए अपराधों के जवाब में की। उन्होंने कहा कि अफगान रक्षा बलों ने कुनार और नंगरहार प्रांतों के पूर्वी क्षेत्र में डूरंड लाइन के पास एक ऑपरेशन चलाया। इस दौरान उनकी सेना ने एक पाकिस्तानी सैन्य चौकी पर कब्जा कर लिया। बता दें कि यह घटना ऐसे समय में सामने आई है जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच विवादित डूरंड लाइन पर तनाव लगातार बना हुआ है। वहीं मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच उत्तर कोरिया ने राजधानी प्योंगयांग के सुनान इलाके से 10 मिसाइलें पूर्वी सागर की तरफ दागी। इस कदम ने पड़ोसी देशों में सुरक्षा चिंता बढ़ा दी है। दक्षिण कोरियाई सेना ने बताया कि मिसाइलें उत्तर कोरिया के पूर्वी तट से सटे समुद्री क्षेत्र में गिरी। जापान के कोस्ट गार्ड ने भी पुष्टि की है कि मिसाइलें जापान के विशेष आर्थिक क्षेत्र के बाहर समुद्र में ही गिर गई। जापान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया पर संक्षिप्त जानकारी साझा की और सुरक्षा बलों को सतर्क रहने का निर्देश दिया। इसमें बताया गया कि विमानों, जहाज़ों और अन्य संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी और जनता को समय पर सूचना दी जाएगी। दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि वो निगरानी और सतर्कता बढ़ा रहे हैं। मिसाइल प्रक्षेपण की जानकारी अमेरिका और जापान के साथ साझा की जा रही है। ये उत्तर कोरिया का 47 दिन में पहला प्रक्षेपण है। ये प्रक्षेपण ऐसे समय में हुआ जब दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अचानक व्हाइट हाउस में बैठक हुई थी। इस बैठक में उन्होंने उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन से मुलाकात की और इच्छा व्यक्त की थी। वहीं नीदरलैंड के एम्स्टर्डम शहर से एक बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आई है। यहाँ स्थित एक यहूदी स्कूल में एक जोरदार धमाका हुआ। इस अप्रत्याशित घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस विस्फोट के बाद इलाके में भारी दहशत और अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीमें तुरंत मौके पर पहुंच गई और उन्होंने तेजी से हालातों पर काबू कर लिया। तो राहत की बात यह रही कि इस भयानक धमाके में स्कूल की इमारत को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक किसी भी व्यक्ति के हताहत होने या घायल होने की कोई आधिकारिक खबर सामने नहीं आई है। हालांकि इस घटना ने अल्पसंख्यक यहूदी समुदाय की सुरक्षा पर बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। एम्स्टर्डम की मेयर फेमके हेल्सेमा ने यहूदी स्कूल में ब्लास्ट की कड़ी निंदा की है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में इसे यहूदी समुदाय के खिलाफ एक सोची समझी साजिश करार दिया है। वहीं बदायूं के दातागंज कस्बे में स्थित एक नामचीन राजा गुप्ता फैमिली होटल से जुड़ा एक सनसनीखेज मामला सामने आया। आरोप है कि होटल मालिक के बेटे ने प्रेमी युगल को कमरा देने से पहले कमरे में मोबाइल का कैमरा छिपाकर चालू कर दिया और उनका अश्लील वीडियो बना लिया। बाद में वो कई दिनों तक दोनों को ब्लैकमेल करता रहा। जब प्रेमी युगल ने ब्लैकमेलिंग से इनकार कर दिया तो आरोपी ने वीडियो वायरल कर दिया। वायरल वीडियो होने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पहले होटल मालिक का बेटा कमरे में कैमरा लगा रहा है और बाद में प्रेमी युगल कमरे में आते हैं, जिनकी हरकतें कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती हैं। ये पूरा मामला दातागंज थाना क्षेत्र के कस्बे का बताया जा रहा है। तो प्रेमी युगल का एक वीडियो वायरल कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि होटल मालिक के बेटे ने ही कमरे में कैमरा छिपा दिया था, जिसके बाद प्रेमी युगल का वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था। लेकिन इस पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया है और लगातार इस पूरे मामले को लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि एक कपल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है जिसमें बताया जा रहा है कि एक होटल के मालिक के बेटे ने ही कमरे में कैमरा छिपा दिया था और उसके बाद एक कपल का वीडियो उसने रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद कई दिनों तक उन्हें ब्लैकमेल करता रहा और उसके बाद जब इस कपल ने उसका विरोध किया तो उसी शख्स ने इनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वहीं संभल में एक निजी प्रतिष्ठित रिजॉर्ट में आयोजित निजी कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया है। वायरल वीडियो में कार्यक्रम के दौरान बार बालाओं का डांस और लोगों की आपत्तिजनक हरकतें साफ दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि डांस के दौरान बार बालाएं कई लोगों की गोद में बैठकर डांस करती नजर आई, जिससे कार्यक्रम में अश्लीलता के आरोप लग रहे हैं। वीडियो में मौजूद लोग बार बालाओं पर नोट उड़ाते और उनके साथ नाचे भी दिखाई दे रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक ये कार्यक्रम एक निजी पार्टी के तौर पर आयोजित किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल थे और कार्यक्रम देर रात तक चलता रहा। बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम की जानकारी स्थानीय पुलिस को पहले से नहीं थी और ना ही इसके लिए कोई अनुमति ली गई थी, जिससे जिले में लागू कानून के उल्लंघन की बात सामने आ रही है। वीडियो वायरल होने के बाद इलाके में चर्चाओं का माहौल है और स्थानीय लोग कार्यक्रम के आयोजकों और रिजॉर्ट प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो की जांच में जुटी हुई है। वहीं वाराणसी में उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा शुरू हो गई है। जनपद में परीक्षा के लिए कुल 46 केंद्र बनाए गए, जहां करीब 77,000 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। ये परीक्षा 14 और 15 मार्च को दो पालियों में आयोजित की जा रही है। परीक्षा को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन और पुलिस विभाग ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। सभी केंद्रों पर सघन जांच के बाद ही
अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जा रहा है और कुल 1356 पुलिसकर्मियों को ड्यूटी पर तैनात किया गया है। जिलाधिकारी के अनुसार परीक्षा केंद्रों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं ताकि परीक्षा प्रक्रिया बिना किसी बाधा के पूरी हो सके। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए शहर में 168 बसों का संचालन भी किया जा रहा है, जिससे दूर दराज से आने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में परेशानी न हो। देखिए, यूपी सब इंस्पेक्टर की भर्ती आज यहाँ पर कराई जा रही है। 2 दिन इसकी परीक्षा चलेगी। डेली 2 शिफ्ट में ये कार्रवाई होगी। इसमें यूपी भर्ती बोर्ड से जो दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं सभी का अक्षरशः अनुपालन कराया जा रहा है। यहाँ पर सभी वरिष्ठ अधिकारी और थाना प्रभारी सब लोग फील्ड में मौजूद हैं। सभी लोग जो है सेंटर पे भ्रमण कर चुके हैं, सभी व्यवस्थाओं को मौका मुआयना कर चुके हैं और इसी के साथ साथ सेंटर के बाहर भी कहीं कोई ट्रैफिक जाम न लगे, किसी अभ्यर्थी को किसी तरह कोई परेशानी नहीं हो, सभी कड़े मेजर जो है लिए जा रहे हैं। कितने कैमरे लगे हैं, कितनी परीक्षाएं चल रही हैं, कितनी कराई गई? देखिए, टोटल 46 सेंटर्स पे यहाँ पे परीक्षा करवाई जा रही है, जिसमें सिगरा में 6, चेतगंज में 2, बेलूपुर में 5, इस तरीके से अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग सेंटर्स हैं और सभी जगह CCTV का कवरेज उसमें किया गया है, जिसकी लाइव मॉनिटरिंग सभी अधिकारियों द्वारा की जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।